ये दिया है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में, डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो मैं बात कर रहा हूँ दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, शेयर और डिवेंचर्स वही है। इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस ऑन, ये सारा का सारा पहले चैप्टर का ही है, डिवेंचर वाला, इशू वाले डिवेंचर का ही है, रिडेम्पशन वाला कोई पार्ट नहीं बचा इसमें। ओके सर। ठीक है, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स नहीं है। पहले दो मेथड बचे थे सिलेबस में, लेकिन इस साल बाद में कोरोना की वजह से दो मेथड भी हटा दिए, तो चारों Yes. मेथड में तो कोई मेथड नहीं है ना। और टर्म्स Yes. ऑफ रिडेम्पशन है वो इशू के टाइम में हमको करनी होती है, बताऊंगा मैं आपको, पहले चैप्टर में ही आएंगे लेकिन वो तो। Okay sir. ओके, Thank you sir. ओके Sairam. Now let us begin with today's agenda. Today we have decided to discuss on the project of Vedic studies, है ना। So let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sairam. So now, this year they have suggested that we have to prepare only one project, है ना। तो बता रहा हूँ मैं आपको शुरू से क्या दिया है गाइडलाइन सीबीएसई की मेरे पास इसमें है। इसमें दिया है स्टूडेंट्स आर सपोज टू सिलेक्ट वन यूनिट आउट ऑफ 4, ठीक है, 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं, उन 4 में से कोई एक टॉपिक आप ले सकते हैं, टू मेक ओनली वन प्रोजेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड यूनिट। उन 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक लेना है, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है केवल हमको। क्लियर है सबको ये? साईराम? यस सर। यस सर। अब 4 अलग अलग टॉपिक है, वो हेडिंग बताई था चारों के। पहला हेडिंग दिया एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक है, यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें दिया है वो चेंज इन द मोड ऑफ पैकिंग, उसके बाद है रीजन्स बिहाइंड चेंज इन कोल्ड ड्रिंक्स, चेंजिंग रोल ऑफ वुमन। ये 3 इसके अंदर सब टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी एक को बना सकते हैं बच्चे प्रोजेक्ट। या तो ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ पहले यूनिट की। पहला चेंजिंग इन द मोड ऑफ पैकेजिंग, पहले पैकेजिंग के कौन कौन से तरीके यूज होते थे, अभी कौन सा पैकेजिंग का नया तरीका आ गया, एक तो वो प्रोजेक्ट है। दूसरा है बीच में कोको कोला, फैंटा ये सब बंद कर दिया था, पेप्सी कोला, फिर बाद में दोबारा आ गए, उसके पीछे क्या रीजन थे बंद करने के, फिर चालू क्या हो गया है। और तीसरा चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन इन द लास्ट 25 ईयर्स। तो जॉइंट फैमिली थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली बन गई, फिर वुमन एज ए ब्रेड अर्नर है, आजकल उसका और पॉलिटिकल फील्ड में जो सारे फील्ड में उसका रोल बढ़ गया, तो चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन है। ये पहले यूनिट में 3 दिए हैं, उसमें से कोई एक बना सकते हैं। दूसरा यूनिट है प्रोजेक्ट 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 2 ऑप्शन दिए उन लोगों ने। ये तो एक तो पहले किसी इंडस्ट्री को विजिट करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है ना। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकता है, फास्ट फूड चेन हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन। उसमें या तो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल ले सकते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर बना सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उस पर दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये दूसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग के ऊपर बनाना है, तो उसकी हिस्ट्री है ना। उसके बाद कोई स्टॉक एक्सचेंज लेना है और कोई पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है 20 दिन तक का मार्केट रेट देख के उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलना है उसका स्टॉक एक्सचेंज में। और चौथा प्रोजेक्ट है मार्केटिंग का, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। इन 4 यूनिट में से कोई एक यूनिट लेके एक प्रोजेक्ट बनाना है। मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्ट दी है जिनपे से आप चूज कर सकते हो। जैसे पढ़ रहा हूँ मैं इस लिस्ट को, ये आपकी उसमें भी दिया होगा, आपको जो नई वाली रेफरेंस बुक होगी उसमें दिया होगा, पूरा पीछे दे रखा सब लोगों ने। इसमें दिया है एडहेसिव, एयर कंडीशनर्स, बेबी डाइपर्स। कौन बनाएगा बेबी डाइपर्स के ऊपर? नमन कहाँ गया? नमन नहीं है क्या? नमन आया है क्या? सर आज नहीं आया। अच्छा, नमन नहीं है। उसके बाद है बाथरूम क्लीनर, है ना, आता है ना बहुत।
अक्षय कुमार बहुत एडवर्टाइजमेंट करता है उसका। बाइक ये विश्वास शर्मा के लिए। ब्लैंकेट, बॉडी स्प्रे, ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल, बटर, कैमरा, कार, चीज स्प्रेड, चॉकलेट, कॉफी, कॉस्मेटोलॉजी प्रोडक्ट, क्रेयंस, क्रॉकरी, कटलरी, साइकिल, डीटीएच, इरेजर, ई वॉश। ई वॉश क्या होता है पता नहीं हमें, ई वॉश का मतलब क्या होता है? ई वॉश क्या होता है अनुराग? सर मुझे भी नहीं पता सर। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ई वॉश क्या होता है। फेयरनेस क्रीम। सर ई वॉश मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह जो होती है ना, हाँ उनको कहते हैं। अच्छा, इसको ई वॉश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग होगा ना, ऐसा कुछ होगा। फेयरनेस क्रीम, फैंस, फ्रूट कैंडी, फर्नीचर, हेयर डाई, ये मेरे लिए, हेयर ऑयल, ओके, इन्फेंट ड्रेस, इन्वर्टर, जेम्स, जीन्स, ज्वेलरी, कुर्ती, लेडीज बैग, लेडीज फुटवियर, लर्निंग टॉयज, लिपस्टिक, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर्स, मोबाइल, मॉइस्चराइजर, म्यूजिक प्लेयर, नेल पॉलिश, न्यूज़पेपर, नूडल्स, पेन ड्राइव, पेंसिल, पिकल्स, रेजर, रेडी सूप, रेफ्रिजरेटर, आरओ सिस्टम, रोस्टेड स्नैक्स, सॉल्ट, सारी सॉस, शैम्पू, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश, शूज, स्क्वेसेस, सूटकेस और एयरबैग, सनग्लासेस, टी, टिफिन बॉल, टिफिन वाला, टूथपेस्ट, वॉलेट, वॉशिंग डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर, वाटर बॉटल, वाटर स्टोरेज टैंक, वाइप्स। ये सारी लिस्ट दी है और कोई भी और ले सकते हैं, इसके अलावा जो भी आपको चाहे वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है सर कटलरी मतलब क्या होता है? हाँ जी, सर कटलरी 20 नंबर पे जो दिया हुआ है वो। कटलरी तो होता है जो इसका मटेरियल जो यूज करते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं इसका, कुकिंग में जो सामान, सर्विंग में जो यूज होता है कटलरी उसको होती है। ठीक है, अब इसमें कोई एक प्रोडक्ट आपको लेना है, जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं, इस लिस्ट से बाहर भी ले सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो एक प्रोडक्ट भी लेना है आपको। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब उसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहली चीज दी है प्रोडक्ट में, बाय द सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट। इसमें प्रोजेक्ट में पहली चीज आपको लिखनी है कि आपने प्रोजेक्ट क्या सीक्वेंस क्या रखेंगे वो तो हम बाद में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एक पेज पे कि बाय हैव यू सिलेक्टेड ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया वो क्यों किया, उसका रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सही राम? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आउट ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड दैट एग्जिस्ट इन द, आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है उसके 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड है। जैसे मैंने फ्रिज ले लिया, रेफ्रिजरेटर तो मैंने ले लिया गोदरेज है, वीडियोकॉन है, एलजी है, ये मेरे 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, उनकी डिटेल्स लिखनी है हमको, है ना। 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव चूजन। जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया होगा मार्केट में उसके 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड कौन से हैं, कोशिश करेंगे जो मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड है उनको ले लें। ठीक है, तीसरा है व्हाट परमिशन एंड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट। ये भी सर्च करना पड़ेगा नेट पे आपको कि आपने जो प्रोडक्ट चूज किया है उसको बनाने के लिए क्या गवर्नमेंट से कोई परमिशन या लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, है ना। कुछ है जिसमें परमिशन की जरूरत होती है, सो दैट वी हैव टू राइट इन द आवर फाइल परमिशन एंड लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, है ना। कौन कौन सी परमिशन चाहिए इसके लिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद है आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग, सो व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स यूएसपी। आपके कॉम्पिटिटर्स की यूएसपी क्या है ना। तो वो आपको पता लगाना है कि उनकी यूएसपी क्या है। यूएसपी समझ में आती है आपको?
USP means unique selling proposition. This is the unique feature in your product that you claim, and that's why customers should buy your product, है ना? आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी स्पेशलिटी है जो बाकी लोगों के पास नहीं है. दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई कस्टमर हैज टू बाय योर प्रोडक्ट. ये सबसे मोस्ट पावरफुल जो अपील होती है आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते वक्त, वो आपका यूएसपी होता है. तो क्यों कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट? उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, तो व्हाई शुड ही परचेज योर प्रोडक्ट? सो यू क्लेम दैट दिस इज आवर यूनिक फीचर इन आवर प्रोडक्ट दैट अदर्स डू नॉट हैव. दैट्स व्हाई यू शुड परचेज आवर प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड यूएसपी. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. जैसे आप साबुन की बात करेंगे तो डिटॉल क्या क्लेम करता है? डिटॉल का यूएसपी क्या है? 99% of जर्म्स को मारना है ना. तो डिटॉल और लाइफ बॉय, देखो दोनों का यूएसपी सेम है, इसलिए दोनों का तगड़ा कंपटीशन है मार्केट में. तो सबसे पहले कौन सा साबुन था मार्केट में? लाइफ बॉय था, है ना. लाइफ बॉय की कंपनी हिंदुस्तान लीवर, और ये डिटॉल आ गया प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है. तो दोनों का यूएसपी सेम है. तो ये अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लाइफ बॉय वाला क्या बोलता है कि डिटॉल, अभी इनके लिए नया मार्केट मिल गया. देखो जैसे ही कोरोना आया तो उनको नया मार्केट मिल गया, सैनिटाइजर बना दिया इन्होंने. लाइफ बॉय का सैनिटाइजर, इसका भी आ रहा है, डिटॉल का भी. दोनों ने हैंड वॉश बना दिए, दोनों ने, ये सब नया मार्केट इनको मिल गया. सो देयर यूएसपी इज जर्म क्या है? जर्मी चेक फॉर्मूला. जर्म्स मर जाते हैं हमारे इसमें, दैट इज द यूएसपी. रामदेव बाबा के इतने प्रोडक्ट हैं, सबकी यूएसपी क्या है? हर्बल. देखा ना आपने, हर्बल कंटेंट है हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है. सो दैट इज द यूएसपी. तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी यूएसपी क्या है, पहले वो लिखना है आपको. वो तो मिल जाएगी आपको जब आप सर्च करेंगे प्रोडक्ट. आप जो चूज करेंगे उसका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसमें आप सर्च करेंगे तो उनकी यूएसपी क्या है वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट दैट डिस्टिंग्विशेस योर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स. ना, दैट्स व्हाई कस्टमर शुड बाय योर प्रोडक्ट. दिस गिव्स ए रीजन टू द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट. आपका प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वो स्पेशलिटी है दैट अदर्स डू नॉट हैव. ठीक है. उसके बाद है डज योर प्रोडक्ट हैव एनी रेंज? गिव डिटेल्स. रेंज होता है जैसे पैसे में रेंज हो सकता है प्राइस में, कि ये 5 रुपए तक का प्रोडक्ट है, या 10 से 20 रुपए का है, 50 से 100 रुपए का है. इस तरह की कोई रेंज है क्या? जैसे टेलीविजन वालों के पास जाएंगे तो आप डिफरेंट रेंज होती है ना उसकी. देखा आपने, वो उन्होंने साइज के बेस पे रेंज बनाई है कि ये 32 इंच टेलीविजन है या एलईडी है, फिर ये 43 इंच है, 55 इंच है, 75, जो भी इंच उन्होंने रेंज बनाई ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सही राम? तो साइज डिफरेंट होगा तो प्राइस अपने आप डिफरेंट हो जाएगा, तो रेंज बन जाएगी आपकी अपने. सो डू यू हैव एनी रेंज? तो एक कॉमन प्रोडक्ट बेचते हैं, सबके लिए सेम ही प्रोडक्ट है, और कोई आपका वैरायटी नहीं है कि डिफरेंट रेंज आपके पास है. दैट इज द क्वेश्चन, है ना. तो आप जो प्रोडक्ट लेंगे उसमें आपको बनाना है, तो फिर वो दिखाना भी पड़ेगा कौन कौन सी वैरायटी में आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, रेंज क्या क्या है आपके पास प्रोडक्ट में. तो नॉर्मली आपको रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी. मार्केट में किसी एक कॉमन प्रोडक्ट के साथ आप नहीं चल सकते हैं, है ना, क्योंकि कस्टमर डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनकी चॉइसेस अलग अलग होती है. सो वी हैव टू क्रिएट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट. रेंज हमको बनानी पड़ेगी, है ना. रीजन समझ में आ रहा है ना उसका? क्योंकि अगर किसी को एलईडी खरीदना है लेकिन उसको महंगा नहीं खरीदना, उसके पास जगह, महंगा खरीद सकता है लेकिन जगह भी नहीं है उसके पास, तो क्या करेगा? छोटा साइज खरीदेगा वो. तो दैट वी हैव टू सी रेंज ऑफ द प्रोडक्ट. अगर है क्या आपका तो भी दिखना है आपको. व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट? आप क्या नाम देंगे अपने प्रोडक्ट को? आप ब्रांड नेम, जो बताया था हमने बात की ब्रांडिंग. आप कौन से एलिमेंट पे चल रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट एलिमेंट पे चल रहे हैं. जो बात कर रहे हैं वो किसकी चल रहे हैं हम लोग? ये सारी की सारी चीजें किसके? प्रोडक्ट एलिमेंट के हैं. 4 पी आएंगे हमारे प्रोडक्ट में, जो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग है, चारों पी आ जाएंगे. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, चारों आना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में. दैट इज कंपलसरी. तो पहला आ गया लेवल. पहला तो आपका नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट. इसके फीचर्स क्या क्या होंगे वो उनकी लिस्ट बनानी है. लिस्ट द फीचर्स. ड्रॉ द लेवल ऑफ योर प्रोडक्ट. अब आपको अपने प्रोडक्ट का लेवल बनाना है. कल बात की थी ना लेवलिंग, तो अपने प्रोडक्ट के लिए लेवल डिजाइन करना है. कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, बता दूंगा मैं आपको लेवल कैसे बनेगा. तो डिजाइन द लेवल फॉर योर प्रोडक्ट. ड्रॉ ए लोगो फॉर योर प्रोडक्ट. अब लोगो बनाना है. लोगो समझ में आता ना आपको? सही राम? Yes, sir. यस लोगो फॉर योर प्रोडक्ट. ड्राफ्ट ए टैगलाइन. कोई टैगलाइन बनाओ अपने प्रोडक्ट के लिए. जैसे टोमेटो केचप इट्स डिफरेंट, क्या है? टैगलाइन है ना उसकी. सही राम?
सो दैट हेल्प्स द कस्टमर टू रिमेम्बर योर प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट में बड़ी काम आती है टैगलाइन। तो ड्राफ्ट टैगलाइन फॉर द प्रोडक्ट। एक मैंने बताया था आपको, उसका एक किसी का वो बालों में दम तो लाइफ में है फन, किसी हेयर ऑयल का है ना, किसी का उसका टैगलाइन है बालों में दम तो लाइफ में है फन, है ना। दाग ढूंढते रह जाओगे, सर्फ एक्सल की टैगलाइन है, दाग ढूंढते रह जाओगे। अभी तो उन्होंने कर दी दाग अच्छे हैं, है ना, एक नया अपना टैगलाइन दे दिया दाग अच्छे हैं। तो ये क्या टैगलाइन है? दिस हेल्प्स द कस्टमर टू रिमेम्बर ए प्रोडक्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो टैगलाइन सेलिंग प्राइस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब फिर आपको लिखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना कितना है। तो तीन के लिए लिखना है, कंज्यूमर्स के लिए कितना प्राइस है, रिटेलर के लिए कितना है, और होलसेलर के लिए कितना है। ये आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट का है ना। तो सपोज वीडियो कॉन अपना एक सेम साइज देना है, 43 इंच टीवी या 58 इंच टीवी इतने का बेचता है कस्टमर को, एलजी इतने का बेचता है, वीडियो कॉन इतने का बेचता है, सोनी इतने का बेचता है, जो भी है ना, गोदरेज का टीवी इतने का है। तो ये आपको अपने कॉम्पिटिटिव के 5 कॉम्पिटिटर्स के प्राइस लिखना है। और प्रॉफिट मार्जिन कितना लेते हैं परसेंटेज में, वो मैन्युफैक्चरर को कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है, होलसेलर को कितना मिलता है, रिटेलर को कितना मिलता है। ठीक। हाउ विल यू पैक योर प्रोडक्ट? अपने प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करोगे? तो पैकेज बना के दिखाना पड़ेगा, आपको डिजाइन बनानी पड़ेगी उसकी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसकी पैकेजिंग दिखानी पड़ेगी, उसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी, आपको फाइल में लगाना पड़ेगा उसको। तो 3 लेवल पढ़े थे हमने पैकेजिंग के, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। तो तीनों पैकेज आपको दिखाने पड़ेंगे उसमें, है ना। जैसे कोई लिक्विड बनाया तो बॉटल उसकी, फिर बॉटल के अंदर कार्डबोर्ड कार्टन में रखा है, तो दैट वी हैव टू शो इन आवर फाइल पैकेजिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चैनल यूज करेंगे? अभी हमारे सिलेबस में आएगा, बीएस के टॉपिक में हम जो पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो चैनल्स में 2 चैनल होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट में होता है नो इंटरमीडियरी, कंपनीज डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो जो आपका सेल्समैन जाके बेचता है, या आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये हमारा डायरेक्ट चैनल है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल्स। इनडायरेक्ट में हम इंटरमीडियरीज रखते हैं, उसमें भी कई 3 वेराइटीज है, 1 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। 2 लेवल चैनल, उसमें होता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर कंज्यूमर। और तीसरा होता है 3 लेवल चैनल, उसमें मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास जाता है, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इसको टॉपिक को आगे चैप्टर में इसमें। तो ये आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करना है कि आपका प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सा चैनल आप यूज करेंगे। पहली बार डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे कि इनडायरेक्ट करेंगे, और इनडायरेक्ट करेंगे तो 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल। और क्यों करेंगे ऐसा? अभी तक का जो कंसेप्ट था ऑनलाइन शॉपिंग से पहले, वो ये था कि जिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत कम है और दे आर जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज, जो कंज्यूमर्स नंबर में कम है, एंड इफ दे आर जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज वी कैन यूज डायरेक्ट मार्केटिंग। सेल्समैन को भेज के उनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, सेल्समैन के थ्रू हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, या मेडिकल के जो कंपनीज होती हैं वो एमआर के थ्रू अपना, क्योंकि उनको सिलेक्टेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं और उनका लोकेशन लिमिटेड प्लेस में होता है, तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वेयर कस्टमर्स आर लार्ज इन नंबर, जियोग्राफिकली स्कैटर्ड, फैले हुए हैं बहुत बड़े एरिया में, बहुत ज्यादा कस्टमर है, और यूनिट वैल्यू बहुत कम है प्रोडक्ट की, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, तो उसके लिए सेल्समैन भेज के इतना सेल करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू जाते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग में एक नया कंसेप्ट आ गया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आल्सो कैन बी सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ऑनलाइन के थ्रू ये पॉसिबल होता है कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। सो दैट यू हैव टू डिसाइड व्हिच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गोइंग टू यूज फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है साईराम? Yes, sir. तो इसमें लिखा है विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू यूज, गिव रीजन फॉर सिलेक्शन। उसका रीजन इंपॉर्टेंट है, क्यों आपने सिलेक्ट किया वो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। अब फिर आपका आ गया डिसीजन रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग, स्टेट रीजन। तो वेयर हाउसिंग कैसे करेंगे? स्टोरेज,
इसमें होता है कि हम अपना एक ही वेयर हाउस रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास में, या अलग अलग लोकेशंस पे हम अलग अलग वेयर हाउस बना के रखेंगे। उसके अलग अलग रीजन होते हैं। अगर हमारा एक ही लिमिटेड एरिया में बिजनेस है तो हम छोटा एक ही वेयर हाउस रख सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज रख सकते हैं। अगर हमारा ऑल इंडिया पूरी कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो फिर उसके दो रीजन है कि एक तो हम चाहते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट कम आए, लेकिन उसमें तो हम एक ही वेयर हाउस रखते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है कि टाइम से सप्लाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर हम इफेक्टिव सप्लाई चाहते हैं तो अलग अलग लोकेशन पे वेयर हाउस बनाते हैं। जैसे हमने साउथ में एक बना दिया, नॉर्थ में एक बना दिया, चार चार बना दिए कई लोकेशन पे। इससे क्या हो, जब डिमांड आएगी तो वहां से हम आराम से सामान दिन लेस टाइम वी कैन सप्लाई द गुड्स, है ना। तो दैट इज द फैसिलिटी। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, तो दैट वी हैव टू डिसाइड हाउ वी विल मेक द वेयर हाउसेस। कितने वेयर हाउस बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। उसके बाद है आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले तो कॉम्पिटिटर का आया था, अब आपको अपना प्राइसिंग पे आ गया। हम लोग दूसरा एलिमेंट आ गया प्राइसिंग। समझ में आ गया आपको सभी। देखो जो वेयर हाउस जो आया वो आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन प्लेस एलिमेंट में। वेयर हाउसिंग किसका पार्ट है, प्लेस एलिमेंट का। पहले वाला जो था पैकेजिंग लेबलिंग वो किसका था, प्रोडक्ट एलिमेंट का, ठीक है। उसके बाद प्राइस जो है आपका, अब आ गया प्राइस एलिमेंट का। तो प्राइस कैसे निकालना है आपको, उसकी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी पहले। तो कॉस्ट शीट कल आपको बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस, है ना। तो मिनिमम प्राइस किससे मालूम चलता है हमको, कॉस्ट से। तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और उस कॉस्ट शीट से हमको मालूम चलेगा कि इतना प्राइस हमारा मिनिमम रहेगा। फिर उसके बाद हमको निकालना है प्राइस फॉर कंज्यूमर, प्राइस फॉर रिटेलर, प्राइस फॉर होलसेलर। ये तीनों के लिए कितना कितना प्राइस होगा हमारे प्रोडक्ट का, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब प्रमोशन आ गया इसमें। 5 ways ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। कैसे प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज करेंगे आप, गिफ्ट देंगे, कूपन देंगे, बाय वन गेट वन फ्री, और कोई टेक्निक यूज करेंगे। सो दैट वी हैव टू सजेस्ट। क्यों करेंगे ऐसा वो भी लिखना पड़ेगा। तो 5 ways ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, है ना। एनी स्कीम अगर है तो होलसेलर के लिए कोई स्कीम है, रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए, दिवाली का टाइम पे आप देंगे या नॉर्मली देंगे स्कीम। होलसेलर को देते हैं कि इतनी यूनिट बेची तो इतना आपको प्राइस मिलेगा, रिटेलर के लिए भी ऐसे देते हैं, तो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे वो लोग। यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट। अब आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बनानी है। अभी ऊपर तो आया था कंज्यूमर कॉम्पिटिटर्स की यूएसपी, नाउ यू टू डेवलप यूएसपी ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। अपने खुद के प्रोडक्ट की अब आपको यूएसपी डिजाइन करना है ना। क्या यूएसपी है, व्हाट इज यूनिकनेस इन योर प्रोडक्ट, दैट वी हैव टू राइट। What means of transport you will use and why, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे और क्यों करेंगे। ड्राफ्ट ए सोशल मैसेज फॉर योर लेबल। सोशल मैसेज एक बनाना है ना। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा था हमने, उसमें उसके साथ सोशल मैसेज बनाना है। सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और वो भी जरूरी है सोशल मैसेज। What cost effective technique will you follow for your product। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स क्या यूज किया आपने जिससे आपकी कॉस्ट कम हो गई हो। कोई सा ऐसा टेक्निक यूज किया अपने प्रोडक्ट को बनाने में जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, है ना। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स। व्हाट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स विल यू फॉलो फॉर योर प्रमोशन प्लान। प्रमोशन में, सेल्स प्रमोशन में कौन सा टेक्निक यूज करेंगे जिससे कम से कम पैसे खर्च करके आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा से हो जाए, प्रमोशन हो जाए। ओके, तो अभी तक कह रहा है कि at this stage student will realize the importance of concept of marketing mix। तो ये चारों चीजें आपके प्रोडक्ट में आ चुकी हैं। अभी तक प्रोडक्ट आ गया, प्लेस आ गया, प्राइस आ गया, प्रमोशन आ गया। समझ में आ गया चारों चीजें आ गई कि नहीं आई अभी तक। सही राम। all these 4 elements have come in the project। Yes, sir. Yes, अब क्या sir. कह रहा है वो आगे लिख रहा है, on the basis of the work done students project report should include number 1 type of product or service identified। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या सर्विस है, दैट वी हैव टू राइट, है ना। ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट, ब्रांड नेम एंड द प्रोडक्ट, है ना। आपका ब्रांड नेम क्या है वो लिखना पड़ेगा। रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क और लोगो। अब इस फाइल अरेंज करने का सीक्वेंस ये है हमारा। पहला तो नाम आपका, टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है कि कंज्यूमर है, ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क और लोगो, टैगलाइन जो बताया था आपको, टैगलाइन बनानी पड़ेगी आपको, लेबलिंग एंड पैकेजिंग,
फिर अपना लेवल और पैकेज क्या क्या है, यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन मतलब कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट दिखानी पड़ेगी आपको बना के कि मेरे प्रोडक्ट में मटेरियल इतने का लगा, लेबर इतने का लगा, बाकी एक्सपेंसेस इतने हुए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आ गई, फिर मार्क सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना पैसा खर्च होगा, तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। फिर इतना % प्रॉफिट ऐड करेंगे तो इतना प्रॉफिट, इतना प्राइस कंज्यूमर के लिए, इतना प्राइस होलसेलर के लिए, इतना प्राइस रिटेलर के लिए, तो प्राइस एलिमेंट आ गया। फिर तीसरा प्लेस एलिमेंट आ जाएगा, उसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कौन कौन से चैनल सेलेक्ट किए और क्यों किए। डिसीजन रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड यूज किया और क्यों किया। वेयर हाउसिंग की क्या पॉलिसी आपकी, दैट इज प्रमोशन, जो प्लेस एलिमेंट है उसमें आ गया। तीसरा चौथा एलिमेंट है प्रमोशन, तो ये आ गया प्रमोशनल टेक्निक्स यूज एंड स्टार्टिंग रीजंस फॉर डिसाइडिंग द स्टेटिंग रीजंस, डिसाइडिंग द पर्टिकुलर टेक्निक, कौन सा प्रमोशन टूल यूज किया, उसका रीजन है ना। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसी का है प्रोडक्ट का। ये इतनी सारी चीजें आपकी प्रोजेक्ट फाइल में आएंगी। कोई डाउट किसी को आपको इसमें? सही राम सर। इसमें लिखा देखिए, अब इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड ईच स्टूडेंट विल प्रिपेयर एंड सबमिट हिज और हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो हर एक स्टूडेंट को अपनी अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है सेपरेट। दो बच्चे मिलकर एक फाइल नहीं बना सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक का असेसमेंट अलग अलग होगा, इंडिविजुअल होगा। इसलिए फॉलोइंग एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर इट्स प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन। कंपलसरी क्या क्या है इसमें, बी वेरी केयरफुल। टोटल लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 25 to 30 पेजेस। कम से कम इतना लेंथ होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट की, 25 से 30 पेज, इससे कम तो होना नहीं चाहिए। दूसरा, द प्रोजेक्ट मस्ट बी हैंड रिटन। ये टाइप करके नहीं बना सकते, कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते, इट मस्ट बी हैंड रिटन। हो सकता है मैटर आपने नेट से लिया, बट इट्स टू बी रिटन बाय हैंड, अपने हाथ से लिखना है उसको। प्रोजेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नीट फोल्डर। वो तो हम फाइल बनाते बता दूं कैसी फाइल बनानी है आपको, उस तरह की फाइल में देना है आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी डेवलप इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कवर पेज ये भी बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद हम बनाते हैं इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इंट्रोडक्शन, टॉपिक विद हेडिंग्स, ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स, conclusion, teacher's observation, signature of the teacher. At the completion of the evaluation of project, it should be punch and the center so that the report may not be reused. ये आपके लिए नहीं है, तो स्कूल के लिए है। Okay. The project will be written after evaluation. The school may keep the best projects. स्कूल चाहे तो रख सकता है, आपको वापस दे सकता है। Allocation of marks 20 marks है इसमें। इसका 20 मार्क्स का डिवीजन कैसे किया बोर्ड ने, वो समझ लीजिए। इनिशिएटिव, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन 2 मार्क्स का है, ये कौन ऑब्जर्व करेगा, टीचर। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन 2 मार्क्स के, उसको भी दिखाई देगी, जो इंटरव्यू लेने आएगा आपका उसको भी समझ में आएगा फाइल देख के आपकी कि आपके फाइल में क्रिएटिविटी है कि नहीं है। कंटेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क, कंटेंट कैसा है, ऐसे ही काम चलाया आपने जबरदस्ती का, कुछ बाकी मेहनत करके लिखा है उसको। ऑब्जर्वेशन कुछ आपका है, रिसर्च कुछ किया आपने, नया कुछ ढूंढ के लाया इस प्रोजेक्ट में कि बाकी सबने जो लिखा वही लिख दिया आपने, 4 मार्क्स का है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन है ना, ये 4 मार्क्स के। कॉस्ट शीट बनाई आपने और कोई डाटा एनालाइज करके दिखाया, तो 4 मार्क्स का है। इस तरह से इसके 12 मार्क्स हो जाएंगे फाइल के। इसमें फाइल का बहुत वेटेज है बीएस में, 12 मार्क्स की फाइल है और 8 मार्क्स का वाइवा है, ठीक है। फाइल का वेटेज बहुत है, इसमें बहुत मेहनत करनी है फाइल बनाने में, अच्छी फाइल बनानी है। सो यू कैन गेट ऑल द मार्क्स ऑफ फाइल। अकाउंट्स में तो 4 नंबर की फाइल केवल, इसमें 12 मार्क्स की फाइल है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा है, ठीक है। वाइवा कैन बी ऑन एनी टॉपिक ऑफ बीएस, आपका पूरा सिलेबस से वाइवा हो सकता है। मेनली फाइल के ऊपर ही पूछते हैं, लेकिन दे आर फ्री टू आस्क फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सही राम? यस सर। अब इस बार इन्होंने थोड़ा सा ये जो आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन में जो आपका वेटेज था, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़ा चेंज किया, वो बताया था मैं आपको। इसमें 3 कैटेगरी बनाई है। लास्ट ईयर तक क्वेश्चन की 5 कैटेगरी थी अलग अलग, इस बार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया पूरे सिलेबस को।
इसमें रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है ना, जो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो 55% है, 44 मार्क्स के आउट ऑफ 80। रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या दिया इसने, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स टर्म्स बेसिक कंसेप्ट एंड आंसर्स, demonstrate understanding of facts and ideas of organizing, comparing, translating, interpreting, giving description and stating main ideas। ये तो हो गया आपका रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 55% यानी 44 मार्क्स का इसमें आउट ऑफ 80। एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड, सॉल्व प्रॉब्लम है ना, टेक्निक्स इन ए डिफरेंट वे, वो 19 मार्क्स का है और 24% ऑलमोस्ट 23.75%। और एनालिसिस इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग ये 17 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस तरह से 80 मार्क्स में डिवाइड किया है। तो हॉट्स वाला पार्ट जो है वो इसी में डाल दिया, थोड़ा सा रहेगा, हॉट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो इसमें दिया है। एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस, मेक इन्फरेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन, present and defend opinions by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on a set of criteria, compile information together in different way by combining elements in new pattern or proposing alternative solutions। तो ये इसने 17 मार्क्स का दिया है। तो 3 कैटेगरीज का इस बार पेपर रहेगा आपका। 44 मार्क्स का तो है आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एप्लीकेशन है 19 का, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है 17 मार्क्स का। ठीक है, अभी टाइम है तो मैं बहुत देख लूँ। अनुराग ने एक दिन बोला था कि उसका वो इसकी ट्रेनिंग की मेथड्स में कौन कौन सी है कि नहीं है, कोई सा हटा दिया शायद बचे होंगे तो देखता हूँ। मैंने बोला था हटा दिया, शायद कोई बच्चे हो तो देखते हैं। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला हाँ देख रहा हूँ मैं इसमें, ये रिसेंट सिलेबस इसलिए निकाल के लाया हूँ आज पूरा, अभी का है जस्ट। पहले चैप्टर से पढ़ रहा हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, यानी कुछ भी नहीं हटा फर्स्ट चैप्टर से। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, रोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सारा है। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें केवल उतना बचा है कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड डायमेंशंस, मैंने बता दिया था, बाकी जो पार्ट था हमने पढ़ा नहीं था ना, छोड़ दिया था ना वो बिजनेस एनवायरनमेंट का, रिमेनिंग पार्ट हटा दिया है। तो डायमेंशंस तक ही है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वो सब हटा दिया, एलपीजी जो दिया था प्राइवेटाइजेशन वो सब हटा दिया, इस पर नहीं है। इसमें डिमोनेटाइजेशन भी आ गया था, लास्ट स्टेज बोला था उसके, इस पर हटा दिया उसको, फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान्स हट गया है, अरे हमने नहीं पढ़ा था इस बार, है ना, टाइप्स ऑफ प्लान्स आर डिलीटेड। उसका ऑर्गेनाइजिंग में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, फंक्शनल एंड डिविजनल दोनों है। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हट गया था, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों है। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। स्टाफिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, इसमें जो इवैल्यूएशन ऑफ स्टाफिंग एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वो हट गया है, इवोल्यूशन ऑफ स्टाफिंग एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, वो हटा दिया है। कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस है, फिर स्टाफिंग प्रोसेस आ गया सीधा, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। इसमें 2 दिए हैं, वेस्टिबुल ट्रेनिंग 3 दिए हैं, वेस्टिबुल, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप, 3 पढ़ना है आपको। ठीक है अनुराग, सही राम, अरे एक बार और बता दीजिए 3 कौन कौन से। वेस्टिबुल ट्रेनिंग एक तो VESTIBUL, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप, 3 मेथड बचे हमारे पास।
ठीक है। यस सर। उसके बाद है, हट गया मतलब। हाँ जी, सर ये कोचिंग, जॉब रोटेशन, फिल्म्स, ये सब हट गया मतलब। वो सब हटा दिया है ना। 3 ही मेथड बचे, लास्ट ईयर तो 2 ही थे, इस बार फिर भी 3 कर दिया उसने। ओके, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है, मोटिवेशन, कंसेप्ट, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इसका मतलब सुपरविजन नहीं है शायद, क्योंकि सुपरविजन का कुछ दिया नहीं है इसने। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बाद सीधा मोटिवेशन आ गया, कंसेप्ट, मास्लोस हायरार्की, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है, लीडरशिप, कंसेप्ट, स्टाइल, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, यानी इंपॉर्टेंस नहीं है, ना मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस है ना लीडरशिप का इंपॉर्टेंस है। कंसेप्ट है, स्टाइल्स, और उसके वो तीनों फॉर्मेट है उसके। कम्युनिकेशन में कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। कंट्रोलिंग में कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक। तो ये आपका हो गया जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं अभी तक। मार्केटिंग जो पढ़ रहे हैं उसमें मार्केटिंग, कंसेप्ट, फंक्शंस एंड फिलोसॉफीज, है ना। मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट में ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, यही पढ़ा है हम लोगों ने, बाकी तो छोड़ दिया था। प्राइस पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल कंसेप्ट दिया है इसने, उसका प्रमोशन पे आ गया सीधा, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो सब हटा दिया है सिलेबस से। हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा, इधर से तो हटा दिया उसने वो। प्रमोशन में है कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस, इसमें सारा है, प्रमोशन वाला सारा है, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है रिसेंट, जो मैंने आपको चेंज था वो बता दिया पूरा पढ़ के, इसके हिसाब से पढ़ाई करना आपको, ठीक है। साई राम, बस अब हम अपना, आपको बनाना चालू कर दो प्रोजेक्ट। आप ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इसके बीएस के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, नेट पे ही मिल जाएंगे, उनको स्टडी करके आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है, जो भी प्रोडक्ट है तो उसके बारे में फिर आपको डेवलप करना है प्रोडक्ट, अपना प्रोजेक्ट, है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोशिश करें कि हर एक बच्चा अपना अलग प्रोडक्ट ले, कोई इतनी सारी लिस्ट है लंबी, तो हम कोशिश ये करेंगे हर एक का अपना अलग प्रोडक्ट होगा, देन वी विल डेवलप द प्रोजेक्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, ठीक है। डिटेल्स तो कॉमन आएंगी सबकी, हर एक में कोई पॉइंट आएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी आपकी। तो सेलेक्ट ए डिफरेंट प्रोडक्ट, है ना, वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन बिटवीन। तो अभी आपका टाइम रहेगा काफी, तो अभी आप अपना ये कंप्लीट कर लें। तो 2 चीजें अभी कंप्लीट करना है, तो मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाना है आपको ये, और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव वाला कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं 1-2 दिन में आपको वो अकाउंट्स का कौन सा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रखना वो बता देता हूँ। तो हमारा राइटिंग वर्क जो है, फाइल बनाने वाला काम कंप्लीट कर लें, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे करना है, क्या करना है, उसको करेंगे, अरेंज करेंगे उसको, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर चारों टॉपिक में से सिंपल और जो एवेल्यूट करेगा उसको अट्रैक्टिव टॉपिक कौन सा है सर, और चारों में से ऐसा कौन सा? नहीं, हम तो मार्केटिंग में बनाएंगे, वो तो फिक्स हो गया हमारा प्रोजेक्ट, हम मार्केटिंग में ही बनाएंगे, है ना। क्योंकि बाकी सब में कंटेंट में स्ट्रगल करते हैं बच्चे, कंटेंट नहीं मिलता। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे जाएंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट, इसमें बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलता है आपको, ये सबसे आसान है बनाना, कंटेंट बहुत मिलता है इसमें। बाकी आप बनाना चाहो तो आप इनिशिएटिव ले लो, किसी भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी है उसमें, मैं मना नहीं करता कि नहीं बना सकते, लेकिन जो स्टूडेंट्स की जो इजीनेस है, कंटेंट अवेलेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा इसी में रहती है हमारी। अब 2 प्रोजेक्ट बनाने होते तो हम और कोई सा एक ले लेते, मार्केटिंग तो हम बनाते रहे शुरू से, मार्केटिंग तो कंपल्सरी हमने बनाया ही है। 2 प्रोजेक्ट होते तो एक, वो 3 में से कोई एक लेते थे, और मार्केटिंग तो रखते थे हमेशा से। अब एक ही होगा तो मार्केटिंग रखेंगे, और किसी को बनाना तो बना सकते हैं, आपको अगर लगता है कोई बना सकते हो किसी टॉपिक पे, जो 3 टॉपिक दिए उनमें से तो बना सकते हैं। रिसर्च करना पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा मटेरियल, तो बना सकते हैं, ठीक है। Sir, product tagline can be in Hindi. जी हाँ, टैगलाइन हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब हिंदी में वो भी लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में उसको, बालों में है दम, BALON, बालों, ऐसे लिख सकते हैं आपसे, है ना। Yes, sir. Sir, one more time, can you explain about ranging कि वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? क्या चीज?
Ranging. Range. वो तो आपका रेंज होता है, जैसे आपको इसकी बात कर लो, मैं हेयर ऑयल की बात करते हैं, हेयर ऑयल में आपने 3 रेंज बना दी है, 4 बना दी, जैसे या तो ऐसे कर सकते हैं आपकी क्वांटिटी के हिसाब से बना दे कि 50 ग्राम का बोतल है, 100 ग्राम का बोतल है, 250 ग्राम का बोतल है, 500 ग्राम, एक रेंज बात ये बन गई साईराम। ठीक है, Yes, sir. या ऐसे बना सकते हैं कि जिनके ऑयली क्या वो एयर की क्वालिटी होती है ना, आपको समझ में आता होगा, एयर की क्वालिटी के हिसाब से सूटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ एयर, सूटेबल फॉर दिस, ऐसे भी एक रेंज बना सकते हैं आप। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रेंज रहेगा कि डिफरेंट टाइप की जो एयर क्वालिटी लोगों की, उसके हिसाब से वो वेरिएंट परचेज कर लेंगे। Yes, sir. गंजे लोगों के लिए वाला ऑयल, जिनके बाल घने हैं उनके लिए वाला ऑयल, तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट, सर्च आउट, तो उसको हम रेंज बोलते हैं ना। तो दैट विल सेटिस्फाई, पर्पस उसका ये कि यू कैन कैटर और योर प्रोडक्ट कैन कैटर द नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो ज्यादा डिमांड की पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी, ज्यादा सेल हो सकती है आपकी। अगर आप एक ही वेरिएंट रखेंगे तो बाकी सब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जिनको वो यूजफुल नहीं है। Okay, sir. Thank you. ओके, सर हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट है सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं सर। जैसे कि एक कंघी बनाई एक प्रोडक्ट में, जिससे अगर गंजे को फेरो तो बाल आ जाते हैं ऐसे करके, तो सर हमें ये बताना पड़ेगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि उसमें ऐसा होता क्यों है, ऐसा करके कुछ। अरे ऐसे फालतू चीजें मत जाओ, नॉर्मल चीजें बताओ, है ना, इतनी नहीं सारी सर, प्रोडक्ट लॉजिक मतलब उसके पीछे लॉजिक बताना पड़ेगा क्या? हाँ ये बताना ऐसा करके पड़ेगा ऐसा आपको, होता है। लॉजिक देना पड़ेगा ना उसके पीछे ऐसा कैसे हो रहा है उसमें। अगर कुछ एबनॉर्मल लिख रहे हैं आप तो पूछेगा, आपसे वाया वाला तो क्वेश्चन पूछेगा भाई ऐसा कैसे हो गया, यू हैव टू प्रूव नहीं सर, टू बायो हिम। वाला तो ठीक है, लेकिन सर फाइल में हमें मेंशन करना पड़ेगा फाइल में ना मेंशन कि करना ऐसे पड़ेगा, हो और रहा वो है। पूछेगा भी आपसे। इन चीजों को जल्दी पकड़ते हैं, वैसा कुछ है तो बहुत दिमाग से काम करते हैं उसमें। यस सर। और हमारे यहाँ क्या बच्चे कम है, इसलिए वाइवा थोड़ा खिंचके ही होता है, ध्यान रखना। जिन स्कूलों में बच्चे बहुत ज्यादा है वहाँ वाइवा हम लोग भी जाते हैं। मैं बंदरा में गया 2-3 बार से लगातार जा रहा हूँ, वहाँ 100 बच्चे होते तो क्या लगता है, ऐसा लगता है फटाफट टिपटा खुद में इतने घंटे घंटे तक खींचेगा, है ना, तब भी 3 दिन लगते हैं। और हमारे यहाँ 20 बच्चे हैं तो आराम से बैठ के वो खूब पूछते हैं क्वेश्चन, इतने कम बच्चे हैं। वो ड्रॉबैक एक तरह से हमारा, है ना। ज्यादा बच्चे हो तो उनको भी लगता है कि यार आराम से जल्दी निपटाना है। अब तो सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया 20 से ज्यादा बच्चे ले नहीं सकते एक बैच में, इसलिए वो आराम से पूछेंगे हर जगह। अगर 100 बच्चे हैं तो 5 दिन में हमको लेना पड़ेगा, 5 बैच बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट अपना डिसाइड करो, फिर थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करो, फिर हम एक बार, दोबारा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार डिस्कस करना पड़ेगा हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी तुमने इनिशिएट किया है इसको केवल, सो यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तब तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो और भी चीजें जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही वो आ जाएंगी, दैट विल बी क्लियर। ओके साई राम, तो लेट अस हैव शांति पाठ, देन यू कैन लीव। ओम शांति शांति शांति। साई राम।